डायरेक्टरेट वाला भी नहीं रहा, एक फाइल में कर देंगे क्या वापिस एक दो चक्कर कटवाएंगे। हाँ विद्यार्थियों, आज BA पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय स्तरीय तल की उत्पत्ति और इसमें होने वाली गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस अंतर्गत जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, यानी महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इससे संबंधित वैगनर महोदय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के रहने वाले थे, वे वैसे जलवायुवेत्ता यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट और भूशास्त्र के वेत्ता थे। वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। उसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ। कारण ये रहा कि उनकी रचना उनकी अपनी भाषा जर्मन में थी और जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और इसके चलते जब तक उसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो पाया तो तब तक लोग उसके बारे में जान भी नहीं पाए और वो विश्व युद्ध का समय था, लोगों का ध्यान इस तरफ ज़्यादा गया भी नहीं। अब महासागरों की तली और महाद्वीपों की स्थिरता, ये बताने के लिए वैगनर ने प्रतिस्थापना परिकल्पना इसका प्रतिपादन किया। और जो वैगनर के सामने मूल समस्या थी वो थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। अब क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर समय समय पर जलवायु में परिवर्तन होते रहे हैं, एक जैसी जलवायु नहीं रही है। पहले जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी, आज वहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, परमानेंट बहुत कम वर्षा होती है। और पहले जहाँ पर शुष्क क्षेत्र थे वहाँ पर अब पानी की कोई कमी नहीं है, आर्द्र प्रकार के क्षेत्र बन चुके हैं। यानी जलवायु में समय समय पर बदलाव आते रहे। उन्होंने दो रूपों में इसको देखा है। एक तो ये कि यदि जो स्थल के भाग हैं अगर वो एक जगह पर ही रहे हों तो जलवायु की जो पेटियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर गई होंगी, और यदि जलवायु की पेटी एक जगह पर रही होंगी तो स्थल के जो भाग हैं वे एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। अब वैगनर का अपना मानना था कि स्थल यानी कि ज़मीन एक जगह पर नहीं रही है, वो गतिमान रही है, उसका प्रवाह हुआ है। वैगनर के अनुसार कार्बनिफेरस युग में जितनी भी ज़मीन यानी स्थलखंड वो एक रूप में, और उस स्थलखंड का नाम उन्होंने पेंजिया दिया। पेंजिया नाम से एक बड़ा पिंड था। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलभाग था और इसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया। और पेंजिया जो पिंड था उसके उत्तरी भाग को लॉरेंशिया, यानी इसमें आ गया उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, इसमें आ गया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और पेंजिया में 3 परतें थी। हमने पिछली कक्षा में 3 परतों के बारे में जाना भी है। तो ऊपरी जो परत है वो सियाल, मध्यवर्ती जो भाग वो सीमा, और केंद्र में जो भाग है वो निफे। तो क्रम से कहें तो सियाल, सीमा, निफे,
सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, ऐसा माना गया। और कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन नटाल के पास यानी पैंजिया के मध्य में स्थित था। वैगनर के सिद्धांत का अब इसका कार्यान्वयन जो है वो कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। बाद में जाके तो पैंजिया का विभंजन हो गया, टूट गया। अब प्रमाण जो दिए वैगनर ने इसके पक्ष में, उसने कहा कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दे सकते हैं। और दूसरे आंध्र महासागर, अटलांटिक की बात हो रही है, उसके दोनों तटों को मिलाया जा सकता है। जैसे एक खेल होता है, जिग्सॉ फिट का खेल होता है, उस प्रकार मिलाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से आराम से मिला सकते हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ तटों में कैलेडोनियन और हर्सिनियन पर्वत क्रम में समानता मिलती है, यानी दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तीसरा प्रमाण संरचनात्मक है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों में साम्य है। दोनों तट मिलाए जा सकते हैं, पहले कभी एक रहे हों ऐसा संभव है। चौथा प्रमाण, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में फॉसिल और वनस्पतियों के अवशेष जो मिलते हैं उनमें भी समानता मिलती है। पांचवा प्रमाण, ग्रीनलैंड ये पश्चिम की ओर सरक रहा है, 20 मीटर प्रति वर्ष ऐसी उन्होंने गणना की। और छठा प्रमाण उन्होंने दिया कि जो स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग नाम के छोटे छोटे जंतु होते हैं, वे पश्चिम की ओर जाते हैं और फिर कहीं सागर आने पर वे उसमें डूब जाते हैं। इससे ये लगता है कि पहले कभी ये स्थल भाग एक में मिले हुए थे और ये अक्सर पश्चिम की ओर जाते रहते होंगे। सातवां प्रमाण, ग्लोसोप्ट्रिस वनस्पति ये भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, फाकलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में मिलती है। तो ये सब जगहों पर मिलती है। इसका मतलब ये कभी स्थल भाग एक थे, मिले हुए थे। आठवां प्रमाण, हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फाकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये तभी संभव है कि जब ये कभी एक रहे हों और दक्षिण ध्रुव जो है डरबन नटाल के पास हो। अब जाने कि ऐसा बल कहाँ से आया कि जो इतने भारी महाद्वीपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, प्रवाहित कर सके। तो वैगनर ने बताया कि जब पैंजिया नाम के महापिंड में विभाजन हुआ तो दो दिशाओं में प्रवाह हुए, एक तो उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। और ये प्रवाह हुआ गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के कारण। अब प्लवनशीलता तरलता से लेना देना तो महाद्वीप, क्योंकि बता दिया पहले उन्होंने कि सियाल का बना है और सीमा से कम घनत्व वाला है, और सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। तो इस तैरने के चलते उन्होंने माना कि प्रवाह संभव है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर महाद्वीप जा सकते हैं।
और महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर ब्रेक लगाती है, रोकती है। इस कारण महाद्वीप के जो भाग हैं वो पीछे रह जाते हैं और स्थल भाग जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित रहता है। अब वास्तविक प्रवाह के बारे में जो बताया गया विद्वान के द्वारा वो है कि पेंजिया का टूटना शुरू हुआ कार्बोनिफेरस युग से। गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग लॉरेंशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। बीच का जो भाग था वो टेथिस सागर में बदल गया। इसे टेथिस का खुलना भी कहते हैं। जुरासिक युग में गोंडवानालैंड का विभाजन हो गया और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब गोंडवानालैंड से अलग हो गए, प्रभावित हो गए। और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर चले गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हो गया और दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर जाने के कारण आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। ये समान गति से प्रभावित नहीं हो रहे थे, इसलिए जो आंध्र महासागर है वो एस के रूप में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में अलग अलग दरों से प्रवाह हो रहा था, इसलिए ऐसा हुआ है। और दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक कटक का यानी रिज का निर्माण हो गया। आर्कटिक सागर में इसी समय में उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हो गया, क्योंकि महाद्वीप उत्तरी ध्रुव से हटने लगे, जिसके कारण से एक नए सागर ने जन्म लिया। तो बदलाव के समय में नए नए महाद्वीपों का जन्म हुआ, जो कि एक बड़े पेंजिया के टूटने के कारण और अलग अलग उनके नाम और नए नए महासागरों की भी रचना उस समय में हुई। इसी क्रम में विद्यार्थियों, जो किनारे वलित हुए इसके कारण से रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण भी हुआ। ये बहुत बड़े पर्वत उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, तो इनकी रचना भी हुई है। यूरेशिया अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने और एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति मोड में बदल गई, जिससे अल्पाइन पर्वत श्रेणी की रचना हुई। इसके अलावा समुद्र के द्वीपीय चापों के बारे में भी, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। साथ में पर्वतों का निर्माण इसके बारे में बताया गया है। 2 वलित पर्वतों का निर्माण तो वैगनर ने बता ही दिया था, जिसमें रॉकीज और एंडीज है। और अगर द्वीपों को देखें तो सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइंस, ये सब द्वीपों का ये पीछे छूटने के कारण से हुआ है। और इसी तरह से जब अमेरिका दोनों पश्चिम की ओर गमन होने लगा तो कुछ हिस्सा पीछे छूट गया, जिससे पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हो गया।
दूसरा पक्ष कार्बनिफेरस हिमानीकरण का जो उन्होंने बताया कि कार्बनिफेरस युग में ही हिम आवरण का विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ अपने मूल स्थान से दक्षिण की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में ब्राज़ील, फाकलैंड, दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब जगहों पर हिम का प्रसार हो गया था, क्योंकि ये सभी स्थलपिंड एक जगह पर थे उस समय, और जो दक्षिण ध्रुव है वो डरबन के पास था, नटाल, और ये जो दक्षिण ध्रुव है वो पेंजिया के मध्य में था। तो जब इस हिम चादर का फैलाव हुआ तो दक्षिण ध्रुव के इन स्थानों पर हिम आवरण छा गया, और बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग अलग हो गए। इसी तरह ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का वितरण भी क्षेत्रों में हुआ है, और जिसके बारे में पहले हमने चर्चा कर ली है। अब अगर इस सिद्धांत का पहले ध्रुवों का स्थानांतरण के लिए देख ले तो एक उत्तरी ध्रुव की चर्चा क्योंकि हुई नहीं, दक्षिण ध्रुव की बार बार चर्चा हुई है, और अलग अलग युगों में कहाँ कहाँ पर इसकी स्थिति रही है इसके बारे में जाने। तो सिल्यूरियन युग में देखें तो आज के समय के नज़रिए से तो उत्तरी ध्रुव जो है 14 डिग्री उत्तर अक्षांश पर था और 124 डिग्री पश्चिम देशांतर इसके कोऑर्डिनेट में, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था। इसी प्रकार से कार्बनिफेरस युग में देखें तो अब की स्थिति की बात हो चुकी है। उत्तरी ध्रुव तो 16 डिग्री उत्तर अक्षांश पर आ गया, 147 डिग्री पश्चिम देशांतर पर चला गया, और दक्षिण ध्रुव की बात पहले हो चुकी है, तो नटाल में डरबन के पास था ये। तीसरे युग में देखें टर्शरी युग में तो उत्तरी ध्रुव चला गया 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 153 डिग्री पश्चिम देशांतर पर चला गया, तो स्थिति एकदम बदल गई है। और दक्षिण ध्रुव जो है वो अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास चला गया। तो ध्रुवों का स्थानांतरण भी समय के साथ साथ होता रहा है, और इन अलग अलग युगों में अलग अलग स्थिति पर हम इन्हें देख पाते हैं। इनकी स्थिति हमेशा बदलती रही है। तो इसी प्रकार से भूमध्य रेखा की स्थिति भी बदलती रही होगी, क्योंकि आज जिस तरह से हम सीधे रूप में इसको देखते हैं, चूँकि उस समय में महापिंड पेंजिया के कारण से, उसके गमन के कारण से, उसके ठीक मध्य का जो हिस्सा है वो हमेशा अपने स्थान बदलता रहा। जैसे टर्शरी का अगर हम देखें भूमध्य रेखा, तो ये जो आज जो हम स्थिति देखते हैं उसके ठीक उलट अलग अलग अफ्रीका के उत्तर से होकर के गुजर रहा है, जो आज लगभग मध्य से गुजर रहा है। और इवन बाद में इसी युग में देखें तो भारत से होकर के भी ये गुजरा है, भूमध्य रेखा गुजरी है। इसके बाद कार्बनिफेरस में देखें तो फिर ये आज के समय में जहाँ स्कैंडिनेविया के देश हैं, बहुत ठंडे इलाकों में, वहाँ से होकर के और साइबेरिया और जापान, इस प्रकार से इन सब इलाकों से होकर के उस समय का भूमध्य रेखा विषुवत जो है वो गुजरा हुआ है। इसी तरह से सिल्यूरियन जो समय में जो हमारा विषुवत व्रत था वो भी ठंडे इलाकों से होकर के गुजरा हुआ है, स्कैंडिनेविया का इलाके से, और साइबेरिया, टुंड्रा टैगा के क्षेत्रों से, जापान, कोरिया, इन इलाकों से होकर के गुजरता है। स्थिति आज के समय में बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करेंगे तो वैगनर ने मोटे तौर पर अपने सिद्धांत को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, लेकिन कई स्थानों पर कुछ विसंगतियां
हमारे सामने आती हैं। तो थोड़ा इसकी अगर आलोचना करेंगे तो देखें कि भाई जो बल वेगनर ने बताए हैं विद्वान ने, वो महाद्वीपों को प्रवाह करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि चंद्रमा और सूर्य इसके ज्वारीय बल से महाद्वीप चले जाएंगे, प्रवाहित हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। और ये जब ये देखो अनुमान लगाया गया है लोगों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये ज्वारीय बल से कई बिलियन टाइम्स यानी गुना ज़्यादा हो तभी ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक कल्पना जैसी लगती है। और यदि प्रवाह होता भी तो वो एक साल में ही ख़त्म हो जाता, फिर लगातार एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए। और पहले उन्होंने कहा कि जैसे सियाल सीमा पर तैर रहा है बिना किसी रुकावट के, और बाद में बताया है कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। अब यदि मान लें कि सियाल से सीमा कठोर है, सियाल उस पर तैरता कैसे रहा। इसी क्रम में आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तट मिलाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मिलाए नहीं जा सकते। हर जगह पर मेल नहीं खाती है बनावट। चौथा पक्ष है कि विद्वान ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और तिथि पर प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग में ही ऐसा क्यों हुआ, और पहले कैसे पेंजिया स्थिर रहा, ये कैसे हुआ, इस प्रकार से। तो ये जो सिद्धांत है मोटे तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम महाद्वीप और महासागरों की तली के बारे में, इसकी उत्पत्ति और उसके प्रवाह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगली कक्षाओं में इससे जुड़े हुए अन्य जो सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में बड़े महत्वपूर्ण हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।